नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी लखनऊ के लोक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया और उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए जनता को संबोधित भी किया। भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पेशे से अधिवक्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश की स्वाधीनता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। 1937 में जब ये देश गुलाम था, तब उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी उनका चयन हुआ था। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत के और प्रथम आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की का स्मरण हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उस समय उन्होंने प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। ये जो भी विजन है, उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम अपने कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपरांत वे भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्र सरकार की रोजगार नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र बजट 2026-27 को सच्चाई से इंकार करने वाला बजट करार देते हुए कहा कि यह देश के असली संकटों, विशेषकर बेरोजगारी और गिरते विनिर्माण क्षेत्र के प्रति पूरी तरह अंधा बताया। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। You know, we were sitting in the other room and we started talking and we immediately agreed on one thing.
and it's something that I fundamentally believe in, which is that jobs do not disappear. Jobs are relocated. So people think, oh, a robot that cleans a room has taken away the job of somebody who was previously cleaning the room. Yes, in the room. But if you go to the factory where the robot is being made, that robot has created a lot of jobs. That value chain has created a lot of jobs in the place where that robot was made. So the question is not so much about jobs being lost or jobs disappearing. The question is, there is a contest for jobs on the planet. How good are you at capturing them, right? And that's really the question. So that requires a particular mindset. It requires a particular level of openness, connectivity. It requires an industrial structure. So, in my mind, there are essentially two parts of the economic system. One is a consumption side, and the other is a production side. So this came out of the production side. And Uber is helping the consumption side, right? So in my mind, the real jobs come from the production side. The large numbers of jobs come from the production side. You can get excellent jobs in the IT space, but you cannot get jobs for everyone in India in the IT space. It's not going to happen. Because the IT space simply does not have the knock-on effects that a car manufacturer does, or a phone manufacturer does, or a ship manufacturer does, right? So industrial production is something, in my mind, where the real jobs sit. And the disappointing thing is that we've allowed China to just capture that. And so we play, the United States, India, pretty much all other countries, we play in the consumption space. If you look at our big companies, you know, you worked in the automobile sector, but if you look at our big companies, our startups, they're all consumption, mostly consumption, right? They're on the consumption side. We don't have big startups on the production side. So that's really, to me, the interesting space. And खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक विशाल सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों से आए बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, जिनका स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने आने वाले चुनाव के लिए हुंकार भरी। रोहित कुमार पांडे एडवोकेट जी और उनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं हमारे सामने भी हैं और पार्टी कार्यालय के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। रोहित कुमार पांडे जी के साथ साथ पूर्व डीआईजी रहे बीएसएफ में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आज वो अपने साथ न केवल खुद आए हैं, बल्कि इनके माध्यम से बड़ी संख्या में अधिकारियों को भी जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राम शरत राम जी, जो पूर्व डीआईजी रहे हैं, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अंकित सिंह, मैं नौजवान साथी, इनका परिवार बहुत पुराना राजनीतिक परिवार रहा है और जहां ये पढ़े लिखे के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी के नेता विधान परिषद में लीडर ऑफ ओपोजिशन, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से
उनके साथ बड़े साथी जो आज शामिल हो रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षक एवं बुद्धिजीवी मंच के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का, विशेषकर श्री आदरणीय DNS यादव जी और अजय गुप्ता जी के साथ जो और साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी टैक्स के बारे में टैक्सी यूनियन के जो संगठन के लोग हैं और दिल्ली से चल करके आए राठौर जी, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीजों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई, उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सी यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। ये जो गाड़ियां महंगी मिल रही हैं हमें और आपको, इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं, उसका कारण टैक्स है, जो सरकार टैक्स वसूल रही है। और उसका परिणाम यह कि महंगा होता चला जा रहा हर चीज, हर सामान। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण के समापन सत्र के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और इसके रणनीतिक महत्व पर गहरी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने हिंद महासागर को केवल जल का विस्तार नहीं बल्कि एक जटिल इकोसिस्टम बताया, जो वर्तमान में पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में हिंद महासागर क्षेत्र रिकवरी और फिर से रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में कहीं अधिक सक्रिय। इसमें व्यापार पैटर्न की बहाली और कनेक्टिविटी को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। On the long view, let me make 3 big points. One, that the Indian Ocean region, it's an ecosystem. It had there's a book many years ago written called Empires of the Monsoons. So there was a whole monsoon-driven ecosystem, centuries of exchanges. And what had happened was the colonial period actually broke it up, So the Indian Ocean, perhaps much more than many other parts of the world, is in the process of a recovery and a rebuilding. Individual states are doing that. But the whole region, in a way, if you look today at, the restoration of the trade patterns, the restoration of connectivity, we are trying to rebuild our connectivity towards the east through Myanmar to Southeast Asia. We are rebuilding our connectivity to the west through IMEC into the Arabian Peninsula and further through the international north-south transport corridor to Iran and through Iran into Eurasia. So you have this whole rebuilding process
underway, which I think is one feature of Indian Ocean we need to recognize. Its connectivity, its mobility, its trade patterns. It is also the modern manifestation of an integrated ecosystem. The second point I would make is a lot of this would happen. It requires hard work. It can't be done by sloganeering. It can't be done by just throwing out an idea and leaving it out there. And I would say in the last decade, Indian diplomacy, in a way, we have invested an enormous amount into that recovery and rebuilding process. For the first time, you have an integrated view of the Indian Ocean, Sagar or now Mahasagar. It begins with very basic stuff, even diplomacy. There were countries in the Indian Ocean where we had not had a high-level visit for decades. Australia, Sri Lanka, for 2-3 decades, there were no high-level visits. Now, if you see just the diplomatic energy over the last decade, we've done, in a way, much more than perhaps 4 or 5 decades before that. But again, it's not just a visit. You've got समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक तीखा बयान जारी किया। राजधानी लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। पूरा देश और उत्तर प्रदेश तो करा ही रहा है। इतनी भ्रष्ट सरकार शायद अभी तक के इतिहास में सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के सरकार ने तोड़ दिए हैं। तो इस सरकार को हम सब लोगों को मिलकर के और अब माहौल भी बनता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह से अब बनता चला जा रहा है और अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सरकार को अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश से हटा देना है और इसको हटाने के लिए अब आप सब लोगों को जो परेशानी में हैं, इस समय बहुत लोग परेशानी में हैं। अभी आपने देख ही लिया है, सुन ही लिया है, ट्रांसपोर्ट के लोग जो हमेशा सड़कों पर रहते हैं और सड़कों पर रहने के बाद कितना उन पर जुल्म और अत्याचार और उनकी लूट, किस तरीके से लूट हो रही है। और ये सरकार के लोग किस तरीके से लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तो पता ही है, यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का तो पता ही है बजट कैसे लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट तो इतना दिखावे में तो इतना है, पहले तो खर्च नहीं होता है विकास में। विकास में 40% से खर्च नहीं होता है और उसके जो खर्च भी होता है उसमें कितना कमीशन सीधा सरकार के लोग। और यहां तो आपने तो देखा ही है कि 9 साल में गद्दों के नाम पर कितना पैसा लूटा गया है, कितना लूटा गया है। गद्दे भरे नहीं गए और हर फरवरी मार्च में पूरा का पूरा 70% सीधा सरकार ने अपने पास सीधा बजट का हिस्सा ले लिया है। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।